अर्थ का रेडियस है 6370 किलोमीटर। अर्थ का कितना रेडियस है? 6370 किलोमीटर। और अभी तक मैक्सिमम हम लोग कितने डेप्थ तक जा चुके हैं? वो है 12 किलोमीटर। कहाँ पे? आर्कटिक ओशियन में 12 किलोमीटर तक। कोला एक जगह है। कोला कहाँ है? एक जगह है आर्कटिक ओशियन में। वहां पे हम लोग कितने किलोमीटर तक अंदर डेप्थ तक जा चुके हैं मैक्सिमम अभी तक? वो है 12 किलोमीटर। मतलब 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर हम लोग अर्थ क्रस्ट के अंदर जा चुके हैं। वो हमारा मैक्सिमम डेप्थ है जहां तक इंसान पहुंच चुके हैं। उसके अंदर तक का मटेरियल, उसके बाद 12 किलोमीटर के बाद का मटेरियल हमें नहीं मालूम। वो मटेरियल कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसी है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि 12 किलोमीटर के आगे या फिर 6370 किलोमीटर जो रेडियस है, जो सेंटर है अर्थ का, वहां पे कौन सी कंपोजिशन होगी, कैसी कंपोजिशन होगी, कैसी मटेरियल होगी? ये चीज हमें पता कैसे चलेगा? और कौन हमें इंफॉर्मेशन दिया? साइंटिस्ट लोगों को कैसे आखिर मालूम चला? तो ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो दो सोर्सेज होते हैं। इसके दो सोर्सेज हैं। पहला डायरेक्ट सोर्सेस, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब डायरेक्ट सोर्सेस में क्या क्या आ जाता है? पहला सरफेस रॉक। सरफेस रॉक्स का मतलब जो जमीन पे जो पत्थर पाए जाते हैं या फिर जो पहाड़ है, वो पहाड़ किन पत्थरों से बना हुआ है, उन पत्थरों की स्टडी होती है, उन पत्थरों की पढ़ाई होती है। और उन पत्थरों से हम जानते हैं कि ये पत्थर की कंपोजिशन क्या है, ये पत्थर किस चीज से बना है, इस पत्थर का एज क्या है। तो एक तो ये हो गया डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एक एग्जांपल क्या हो गया? सरफेस रॉक्स। ठीक है, एक क्या हो गया? सरफेस रॉक्स। दूसरा क्या है? माइनिंग एक्टिविटी। दूसरा क्या है? माइनिंग एक्टिविटी। अब माइनिंग एक्टिविटी से जो पत्थर बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं, उसे कौन से रॉक्स कहते हैं हम लोग? प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक आगे पढ़ाऊंगा, रॉक वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, करवाऊंगा टाइप्स ऑफ रॉक। तो उसमें प्लूटोनिक रॉक, बेसाल्टिक रॉक, तो जो रॉक्स निकलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स हो गया या फिर बेसाल्टिक रॉक हो गया, तो उनकी स्टडी जब होती है, उनको जब अपन पढ़ते हैं, उनको जब साइंटिस्ट पढ़ते हैं, तो उन्हें मालूम लगता है कि ये कंपोजिशन है इन रॉक्स का। तो ऐसा कंपोजिशन होगा अर्थ के इंटीरियर का। अरे बस समझ में? तो जो पत्थर अंदर से आएंगे और वो पत्थर जिस चीज से, जिस मटेरियल से बनी हुई है, तो हम लोग साफ अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर का जो मटेरियल है उसका भी कंपोजिशन यही होगा जो इन पत्थरों का है। इसके बाद तीसरा है वोल्केनिक एरप्शंस। वोल्केनिक एरप्शंस। अब वोल्केनिक एरप्शन होता है तो क्या होता है? अंदर में जो जमा मैग्मा है, मेंटल में जो मैग्मा है वो बाहर आता है, वो लावा बन जाता है। जो मैग्मा बाहर निकलता है सरफेस से, हम लावा कहते हैं। तो जो मैग्मा सरफेस पे आ गया उसे हम क्या कहेंगे? लावा। अब उन लावा की स्टडी होती है, उन लावा को हम लोग पढ़ते हैं कि उन लावा का क्या कंपोजिशन है। मतलब
उस लावा का जो कंपोजिशन होगा उस डेप्थ पे उस अर्थ के मटेरियल का भी वही कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो वोल्केनिक करप्शन हो गया, डायरेक्ट सोर्सेज हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहला आता है एनालिसिस ऑफ मैटर। अब जब हमने माइनिंग करी तो हमें एक चीज मालूम चल गया कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, जैसे जैसे हम और डेप्थ में जाते हैं, डीपर जाते हैं, तो डेंसिटी भी बढ़ती है। मतलब कि क्या हुआ, डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ये चीज आया समझ में? कैसे आया? एनालिसिस से, कि हमने एनालिसिस करी उन सभी मटेरियल्स का। जब हम माइनिंग करते थे तो मान लो कि हम 1 किलोमीटर तक पहुंचे, हमें कुछ मटेरियल मिला, उसका हमने डेंसिटी मेजर करा। फिर हमने जब 2 किलोमीटर पे पहुंचे, फिर उसका मटेरियल का जब एनालिसिस किया तो उसकी ज्यादा डेंसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किलोमीटर वाले मटेरियल से। जो मटेरियल हमें सेकंड किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे मिला, उसका डेंसिटी क्या था? ज्यादा था फर्स्ट किलोमीटर वाले मटेरियल से। तो हमने ये क्या निष्कर्ष निकाला, क्या एनालिसिस किया कि हम लोग जितना अंदर जाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी मटेरियल की। अब अगर तुम्हें पूरे अर्थ का थिकनेस मालूम है, मुझे मालूम है कि अर्थ का रेडियस कितना है, 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर अर्थ का अगर रेडियस है, मतलब वो क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। मतलब कि हम लोग जितना अंदर जाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब सेंटर पे जो मटेरियल होगा उसका डेंसिटी और भी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर। इवन टू जो 6000 किलोमीटर पर जो मटेरियल होगा उसका भी डेंसिटी, उस मटेरियल का भी डेंसिटी जो 6000 किलोमीटर पे होगा उसका डेंसिटी कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू 6370 किलोमीटर वाले मटेरियल से। आगे बात समझ में? तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किस मटेरियल का होगा? तो जो 6370 किलोमीटर पे जो मटेरियल होगा उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। जो सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो मटेरियल होगा उसका जो डेंसिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑल मटेरियल्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये कैसे हम लोग पता करें? एनालिसिस से पता किए। साइंटिस्ट ने सोचा, विचारा, कंक्लूजन निकाला, ऑब्जर्वेशन देखा। सेकेंड जो सोर्स है वो क्या है? मेटियोर्स। अब आप कहोगे सर मेटियोर्स तो अर्थ का ही नहीं है, तो वो कैसे बताएगा कि वो अर्थ के इंटीरियर का कैसे बताएगा इंफॉर्मेशन मेटियोर्स? तो बच्चों मेटियोर्स जो है वो अर्थ का पार्ट नहीं है, मान लिया, लेकिन अर्थ भी तो एक सेलेस्टियल बॉडी है और मेटियर भी तो एक सेलेस्टियल बॉडी है। दोनों तो स्पेशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों तो इसी स्पेस के मटेरियल्स हैं। तो जो मेटियोर्स जो बने हैं जिन मटेरियल्स, जो जिन कंपोजिशन से, मेटियोर्स का जो मटेरियल होगा उन्हीं मटेरियल से तो ये अर्थ भी बना होगा। तो हम लोग ये पता तो कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर में इंटीरियर पार्ट्स का क्या कंपोजिशन होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। वो कैसे मालूम चलेगा? जब हम मेटियोर्स का इंटीरियर के जो मटेरियल्स होंगे उसको रीड करेंगे। तो साइंटिस्ट ने मेटियोर्स के भी मटेरियल का रीड करा। ठीक है, समझ में आई बात? तो मेटियोर्स भी एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तीसरा क्या है? तीसरा है ग्रेविटी। तीसरा क्या है? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी, अब आप कहोगे सर ग्रेविटी तो पूरे अर्थ पे एक होता है, ग्रेविटी की वैल्यू तो एक ही है। तो मैं एक बात कहूंगा, ग्रेविटी एनोमोली। अब ग्रेविटी एनोमोली क्या होती है? ग्रेविटी एनामोली,
ठीक है, ग्रेविटी एनोमली। अब जो ये अर्थ है ये बहुत ही बड़ा स्फीयर है, तो अर्थ का जो सेंटर होगा, मान लो ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, और ये है पोल, और ये रहा तुम्हारा इक्वेटर। तो अर्थ जो है वो अंडाकार शेप का है। ऑरेंज देखो ऊपर में सपाट है, ऊपर में ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ऑरेंज, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा बल्जी होता है, थोड़ा बल्जी होता है, मोटा होता है। उसी तरह ये अर्थ है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा हल्का सा सपाट है, ये सपाट है, बिल्कुल ऑरेंज की तरह है हमारा अर्थ, बिल्कुल प्योर वो स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से सपाट होने के कारण जो डिस्टेंस है इक्वेटर और पोल के बीच में, ये डिस्टेंस है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द इक्वेटर। जो डिस्टेंस जो है तुम्हारा सेंटर से पोल के बीच में वो कम है सेंटर से इक्वेटर के कंपैरिजन में। आ रही बात समझ में? अब क्या होता है, ग्रेविटी जो है सेंटर और पोल पे, सेंटर मतलब अर्थ के सेंटर से पोल पे यहां ग्रेविटी ज्यादा लगती है, इंक्रीजेस ग्रेविटी यहां पे ज्यादा लग रही होती है। कहां पे, सेंटर से पोल के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस कम है, ज्यादा खींचेंगे ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना कम ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा ना वहां पे। तो इसलिए सेंटर से जब इक्वेटर पे अपन देखते हैं, मेजर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो वो कम लगता है, और सेंटर से पोल तक वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली। The difference between localized gravity, the difference between localized value of gravity and the theoretical value of gravity at a definite position or a definite location is called gravity anomaly. जो डिफरेंस होगा, मान लो ये theoretical है, theoretical gravity है, ठीक है, 9.8 G, ठीक है, माइनस जो ऑब्जर्व ग्रेविटी है या लोकलाइज जो ग्रेविटी है, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं ग्रेविटी एनोमली। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली। आगे समझ में? ठीक है। अब चौथा क्या है, मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म, उससे हम कैसे पता करेंगे अर्थ के अंदर के मटेरियल का क्या कंपोजिशन है? तो मैग्नेटिज्म से, मैग्नेटिक सर्वे से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अर्थ के मटेरियल जो है वो बाइपोलर है कि डाइपोलर है, क्या वो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर है कि नहीं, या मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है कि नहीं अर्थ के इंटीरियर पार्ट में। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक सर्वे से पता करेंगे। इसके बाद पांचवा क्या आता है, सिस्मिक एक्टिविटी। पांचवा क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक वेव कह लो, सिस्मिक वेव्स, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। सिस्मिक वेव्स जो कि अर्थक्वेक से उत्पन्न होता है, जो वेव्स, उसको हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंगे, ठीक है। सिस्मिक वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थक्वेक। तो मैं आपको बताता हूं कैसे सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होता है, और पूरी क्लास ही सिस्मिक वेव पे ही है, ठीक है।
तो अब अर्थक्वेक स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। तो भूकंप का डिफिनेशन क्या होगा? अर्थक्वेक सिंपली मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ। जब धरती हिलने लगे तो इसका मतलब भूकंप आ गया। ठीक है, तो अर्थक्वेक का डिफिनेशन क्या है? सिंपल डिफिनेशन, शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। ठीक है, अब अर्थक्वेक का डायग्राम बनाते हैं कि कैसे अर्थक्वेक होता है, ये हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, मान लो कि ये हमारा पॉइंट है जहां से अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो अपना पूरा हीट एनर्जी बाहर निकाल रहा है। हीट एनर्जी क्या कर रहा है? वो बाहर निकाल रहा है, जियोथर्मल एनर्जी को वो बाहर निकाल रहा है। कहां पे? इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। और इसी फोकस का दूसरा नाम क्या है? हाइपोसेंटर। तो इसको हम लोग क्या नाम रखेंगे? फोकस, या फिर कह लो और हाइपोसेंटर। इसी को कहते हैं हम लोग हाइपोसेंटर। तो ये जो फोकस जो है, ये एक फॉल्ट बनाता है। फॉल्ट एक लाइन की तरह होती है जहां से जो क्रस्टल रॉक्स जो है, या फिर जो पत्थर जो है, जो क्रस्ट जो है, वो वहां से टूटेगा, वहां से वो टूटेगा। तो मान लो कि ये हमारा फॉल्ट लाइन है, ये हमारा क्या है? फॉल्ट लाइन है। ठीक है, अब इसी लाइन को के रिलेटिव में ये एक पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन ऑफ रॉक हो गया, क्रिस्टल रॉक हो गया, ये सेकंड पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल रॉक हो गया। ये दोनों मूव करेंगे, ये दोनों मूव करेंगे और टूटेगा कहां? दरार कहां पे आएगा? अर्थ क्रस्ट पे आएगा। यहां पे ये दरार आएगा, यहां पे ये दरार आएगा, यहां पे ये दरार आएगा। ठीक है, इसी फॉल्ट लाइन के रिलेटिव में, इसी फॉल्ट लाइन का जो इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पे, तो यहीं पे क्रैक प्रोड्यूस होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉल्ट स्क्रैप। फॉल्ट स्क्रैप। अब इस फोकस के, अब वेव्स कहां प्रोड्यूस होता है? सबसे पहली बार सिस्मिक वेव्स कहां प्रोड्यूस होता है? सिस्मिक वेव्स मतलब क्या हुआ? सिस्मिक वेव्स आर द वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक ड्यू टू जनरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। अब ये फोकस है। अब सबसे पहली बार सिस्मिक वेव्स कहां पे प्रोड्यूस होगा? तो वो होगा एपिसेंटर पे। इसलिए एपिसेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिसेंटर क्या होता है? बिल्कुल परपेंडिकुलर फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर चले जाओ। जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा फोकस से अर्थ क्रस्ट पे, फोकस से मैं एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। कहां पे? अर्थ क्रस्ट पे। फोकस से मैंने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ करी। कहां तक जाएगा वो लाइन? बिल्कुल अर्थ क्रस्ट पे। तो अर्थ क्रस्ट पे जब वो मीट करेगा वो इमेजिनरी लाइन फोकस से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिसेंटर। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? जो अर्थ क्रस्ट पे मीट कर रहा है, उस फोकस से जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी है, तो उस पॉइंट, उस क्रस्टल पॉइंट को, क्रस्ट के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? एपिसेंटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिसेंटर। और यही एपिसेंटर पहली बार सिस्मिक वेव्स को महसूस करती है, सिस्मिक वेव्स को महसूस करती है, यही एपिसेंटर। समझ में आ रही है बात? यही एपिसेंटर सबसे पहली बार सिस्मिक वेव्स को महसूस करती है। ठीक है, अब ये कैसे वेव्स, ये सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होता है? तो मैं ये
ये दिखा देता हूं, सिस्मिक वेव्स ऐसे प्रोड्यूस होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रोड्यूस होता है सिस्मिक वेव्स। इन वेव्स को क्या कहेंगे? वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स, ठीक है। इतनी बार आ रही समझ में? अब हम लोग देखेंगे सिस्मिक वेव। तो सिस्मिक वेव के 3 पार्ट होते हैं, सिस्मिक के 3 पार्ट होते हैं। सिस्मिक वेव के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पी वेव, जिसको हम लोग प्राइमरी वेव भी कहते हैं, प्राइमरी वेव भी कहते हैं पी वेव को। दूसरा एस वेव, इसको हम लोग सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। और तीसरा है सरफेस वेव, इसको हम लोग लव वेव भी कहते हैं, लव वेव भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनली मूव करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मूव करता है, लॉन्गिट्यूडनल इसकी डायरेक्शन होती है इस वेव की। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है? बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। मतलब ये वेव कैसे मूव करेगा? ये मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो तुम इधर अगर फोर्स डालोगे तो ये बिल्कुल फोर्स कैसे जाएगा? हल्का हल्का सब पे जाएगा, सब पे जाएगा, सब पे जाएगा, सब पे जाएगा, एंड तक तुम यहां फोर्स लगाओगे आखिरी तक जाएगा। आगे बात समझ में? अब एस वेव में आओ। एस वेव को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव। ये कैसे मूव करती है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ये कैसे मूव करती है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये मूव करती है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब क्या? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, मतलब कि मान लो ये वेव है, ये वेव है, तो वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? वेव, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, पर इसके पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं? ऐसे ऊपर, ये पार्टिकल्स ऊपर है, ये पार्टिकल्स नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, पार्टिकल्स वहीं का ज्यों का त्यों है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ये फिर ऐसा आ जाएगा, फिर इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स मोशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स मोशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, सेकेंडरी वेव है, ये एस वेव है, ठीक है। और सरफेस वेव, जहां तक सरफेस है पूरे अर्थ के सरफेस तक ये मूव करता है, एपी सेंटर से निकलता है सरफेस वेव और पूरे अर्थ की परिक्रमा करता है, पूरे अर्थ के सरफेस तक ये जाता है। इसके लिए कोई शैडो जोन कुछ नहीं है। शैडो जोन अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूं, शैडो जोन क्या है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या एग्जांपल क्या है? साउंड वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह मूव करता है। और ट्रांसवर्स वेव का क्या एग्जांपल है? लाइट वेव। लाइट वेव ऐसे ही मूव करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, प्राइमरी वेव जो है वो ज्यादा स्पीड में होता है, प्राइमरी वेव की ज्यादा स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी के मामले में प्राइमरी वेव इज ग्रेटर देन सेकेंडरी वेव, पी इज ग्रेटर देन एस वेव, ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा होती है। इसके बाद अब अपन बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की, क्योंकि वेव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की अपन बात करेंगे। तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, प्राइमरी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। देखो कैसे, एग्जाम्पल में, ठीक है, ये सेकेंडरी वेव है और तो ये सरफेस वेव। अब देखो,
इतने टाइम में उतना ही टाइम ये है, ठीक है, उतना ही टाइम ये है, ठीक है, और उतना ही टाइम ये है, ये भी टी है, ये भी टी है, और ये भी टी है, ठीक है। अब देखो कि ये कितना साइकिल को कंप्लीट किया, ये पी वेव कितने साइकिल को कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 साइकिल को कंप्लीट किया। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बहुत ही हाई होगी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई किसकी है, प्राइमरी वेव की। फ्रीक्वेंसी के मामले में प्राइमरी इज ग्रेटर देन एस वेव, एस वेव इज ग्रेटर देन सरफेस वेव, सरफेस को एल से करते हैं लव वेव की तरह। P इज ग्रेटर देन एस, एस इज ग्रेटर देन एल। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से वेव की है, प्राइमरी वेव की है, ठीक है। इसके बाद वेवलेंथ, अब वेवलेंथ जस्ट उल्टा हो जाएगा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्राइमरी वेव की, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा, प्राइमरी वेव का, सबसे छोटा वेवलेंथ प्राइमरी वेव का, तो सेकेंडरी का बीच में, और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, तो लव वेव का, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ लव वेव का। इसलिए पूरे अर्थ को ये घूमता है, पूरे अर्थ को कंप्लीट करता है, तो जाहिर सी बात है इसका वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होगा। तो ये सिस्मिक वेव है। और प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों कहां से ओरिजिनेट होता है, फोकस से, फोकस से, फोकस से, हाइपोसेंटर से, ये हाइपोसेंटर से ये ऑरिजिनेट होता है, ये हाइपोसेंटर से ऑरिजिनेट होता है। और यही जब बॉडी वेव्स, यही जो बॉडी वेव्स जब सरफेस से टकराता है, यही जो बॉडी वेव्स जब सरफेस से टकराएगा, यही जो बॉडी वेव्स इंटरैक्ट करेगा सरफेस से, सरफेस से इंटरैक्ट करेगा सरफेस से, तो ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा सरफेस वेव बन जाएगा। जैसे ये बॉडी वेव एपिसेंटर पे आया, जैसे ये बॉडी वेव एपिसेंटर पे आया, ये क्या बन गया, सरफेस वेव को एक नया वेव जन्म ले लिया वहां हाइपोसेंटर से, एपिसेंटर से। इसका ओरिजिन कहाँ है सरफेस वेव का, सरफेस वेव का ओरिजिन क्या है, एपी सेंटर है, एपी सेंटर है। सरफेस वेव का ओरिजिन क्या है, एपी सेंटर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन करेंगे शैडो जोन। शैडो जोन, शैडो जोन क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे जी शैडो जोन। शैडो जोन, ठीक है, पहले मैं अर्थ बना देता हूं, ये बन गया हमारा अर्थ, हाँ जी। उसके बाद क्या बनेगा अपना, कोर, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा अपना मेंटल, है जी। अब देखो मान लो ये फोकस है, फोकस मतलब कि जियोथर्मल एनर्जी कहां पे रिलीज हुई है, इस पॉइंट पे रिलीज हुई है, इसको अपन फोकस बोल सकते हैं, हाइपोसेंटर बोल सकते हैं। फोकस, ये क्या है, फोकस या फिर हाइपोसेंटर, कुछ भी कह लो, दोनों में से कोई भी एक। बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे मतलब यहाँ पे पकड़ लो, ये क्या हो गया, एपी सेंटर, क्या हो गया, एपी सेंटर, ठीक है, एपी सेंटर हो गया। अब इस एपी सेंटर से पी वेव कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, यहाँ फोकस पे पी वेव, प्राइमरी वेव ऑरिजिनेट होता है, ये कहाँ पहुंचेगा, पहले एपी सेंटर पे पहुंचेगा, यहां से ये मूव करेगा। यहाँ पे हमने सिस्मोग्राफ लगाया, मशीन लगाया सिस्मोग्राफ, हमने देखा कि ये पी वेव कहाँ मूव कर रहा है, ये पी वेव यहां भी जा रहा है, यहां भी आ रहा है। ये एंटीपोड जो बिल्कुल एपिसेंटर के अपोजिट होता है, बिल्कुल नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में एंटीपोड, बिल्कुल एपिसेंटर के बिल्कुल, मान लो अर्थ पे बिल्कुल नॉर्थ पोल पे एक एपिसेंटर बना, तो बिल्कुल साउथ पोल पे क्या बनेगा, एंटीपोड बनेगा।
बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो ये जो पी वेव है, ये जो पी वेव है, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आ रहा है। ये मतलब कि पी वेव गैस में भी मूव कर सकता है, लिक्विड में भी मूव कर सकता है, सॉलिड में भी मूव कर सकता है। पी वेव, प्राइमरी वेव कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। ये कहीं भी मूव करेगा जी, ये कहीं भी भागेगा, कहीं भी जाएगा, मेंटल में भी जाएगा, ये मेंटल में भी जाएगा, ठीक है, कहीं भी जाएगा। लेकिन ये जैसे ही पी वेव गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी पे पहुंचता है, ये क्या है हमारा मेंटल और कोड के बीच का जो बाउंड्री है, जो डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम क्या होता है? गुटेनबर्ग, 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 गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पे जैसे ही प्राइमरी वेव पहुंचता है, ये यहाँ पे फिसल जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, फिसल जाता है, और यहाँ पे बनता है इसका शैडो जोन। इसका कितना ये एंगल पे बनता है? ये 105 डिग्री पे ये फिसलता है प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव कितना डिग्री पे फिसलता है? 105 डिग्री पे फिसलता है। और ये कोर को तो पार करता ही है, कोर को तो आराम से पार कर रहा है, ये बिल्कुल कोर को बिल्कुल पार कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जा रहा है। तो कहां से कहां तक ये आप नहीं देख रहे हैं? इस जोन तक। काला शैडो जोन कहां है? इस जोन तक है। शैडो जोन कहां है? ये जोन है शैडो जोन, बिल्कुल ये शैडो जोन बन गया, ये शैडो जोन बन गया। कहां से? 105 डिग्री से 145 डिग्री तक ये क्या बन गया? प्राइमरी वेव का शैडो जोन है जी। बस ये है ना, है ना। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जैसे ही आएगा, प्राइमरी वेव खत्म हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्टली मूव करता है, बिल्कुल काटता है पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को काटता है बिल्कुल बीच से। इसलिए 145 डिग्री से 180 डिग्री तक ये वापस से आ जाता है, प्राइमरी वेव यहां पहुंच जाता है, एंटीपोड तक पहुंच जाता है ना, पहुंच जाता है ना। तो इस वजह से ये शैडो जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइमरी वेव आ गया। प्राइमरी वेव कहाँ नहीं आ रहा है? 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में नहीं आ रहा है। तो शैडो जोन क्या होगा? ये होगा शैडो जोन। शैडो जोन क्या होगा? ये होगा शैडो जोन। इधर भी ये कितना है? ये 145 डिग्री है। तो ये क्या हो गया हमारा? शैडो जोन हो गया। ये शैडो जोन हो गया। किसके लिए हो गया? प्राइमरी वेव के लिए हो गया, ठीक है। सरफेस वेव आपका पूरे चारों, तो इसके लिए कोई शैडो जोन नहीं होता है। सरफेस वेव के लिए, सरफेस वेव के लिए कोई शैडो जोन नहीं होता है। वो पूरे अर्थ को मूव करता है, पूरे अर्थ में मूव होता है सरफेस वेव, पूरे अर्थ पे मूव होता है सरफेस वेव, ठीक है। आगे बात इतना समझ में। अब आते हैं अपन मेन सेकेंडरी वेव पे, और एक कैरेक्टरिस्टिक लिख देता हूं प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव कहाँ कहाँ मूव करता है? गैसियस स्टेट में भी मूव करेगा, सॉलिड स्टेट में भी मूव करेगा, और लिक्विड स्टेट में भी मूव करेगा, तीनों में मूव करेगा। एस वेव, सेकेंडरी वेव कहां मूव करेगा? तो सेकेंडरी वेव मूव करता है, ये भी एपिसेंटर से निकलता है जी, ठीक है। इसको अलग कलर से, ग्रीन कलर से करता हूं। ये भी सेकेंडरी वेव भी एपिसेंटर से निकलता है। ये बिल्कुल अच्छे से मूव करते जाता है, बिल्कुल अच्छे से मूव करता है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहां फंस जाता है? ये फंस जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी पे, जहां से मेंटल शुरू होता है। एस्थ्रोस्फेयर क्या हो, मोल्टेन स्टेट में है ना, पार्शली मेल्टेड स्टेट में है ना, मोल्टेन स्टेट में है ना। तो ये एस वेव जो है, सेकेंडरी वेव जो है, वो सॉलिड स्टेट में मूव बस कर सकता है, लिक्विड स्टेट में ना करेगा, ना ही गैसेस स्टेट में करेगा। कौन नहीं करेगा? सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव मतलब सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सेकेंडरी, बस ये सॉलिड स्टेट में ही मूव कर सकता है। एस वेव बस सॉलिड स्टेट में ही मूव कर सकता है, बाद बाकी कोई भी स्टेट में ये मूव नहीं करेगा। इस वजह से जैसे ही मोहो डिस्कंटिन्यूटी आती है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी आती है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी आती है, ये क्या होता है? ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी जैसी ही आएगी, ये खत्म हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे ये एस्केप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब इन द सेंस फिसल जाएगा। मतलब इसका रेंज क्या हो गया?
इसका रेंज मात्र 105 डिग्री ही हो गया। इसका रेंज कितना हो गया? 105 डिग्री ही हो गया। मतलब कि 0 से 5 डिग्री, 0 से 105 डिग्री तक, 0 से 105 डिग्री तक प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव, जो सरफेस वेव को मैं लव वेव कर रहा हूं, ये तीनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 105 से 145 तक आपको सिर्फ क्या मिलेगा? लव वेव मिलेगा, सरफेस वेव जिसको कहते हैं हम लोग, लव वेव या फिर सरफेस वेव। ठीक है, यही मिलेगा। 145 से 180 डिग्री तक आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी वेव और लव वेव, ये दोनों मिलेगा। प्राइमरी वेव और सरफेस वेव मिलेगा एंटीपोड तक। ठीक है। एस वेव जैसे ही मेंटल आता है, मोल्टेन स्टेट आता है, ये स्केप कर जाता है, लेकिन ये 105 डिग्री तक जाता है। 105 डिग्री तक ये जाता है, क्योंकि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आती है, तभी तभी प्राइमरी वेव फिसलता है। गुटेनबर्ग आता है तभी तो ये प्राइमरी वेव फिसलता है। लेकिन ये सेकेंडरी वेव तो मेंटल पे ही, मोहर डिसकंटिन्यूटी पे ही फिसलता होगा, क्योंकि ये बस सॉलिड में मूव कर सकता है, लिक्विड में मूव नहीं करेगा। तो जैसे ही मेंटल आता है ये वहां पे फिसल जाता है, लेकिन ये 105 डिग्री तक पहुंचता है। 105 डिग्री तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि इधर भी तो क्या है? इधर भी तो सॉलिड है, इधर भी तो सॉलिड है। मेंटल का तो एक एरिया है ना, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है मेंटल, लेकिन इधर तो सॉलिड है, यहाँ तो वेव जाएगा ना। तो ये इसलिए 105 डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन आएगा आप लोगों को कि सर ये तो मोहर डिसकंटिन्यूटी पे ही खत्म हो जाएगा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पे तो बस प्राइमरी वेव ही जाएगा। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी तो मतलब एस्ट्रोस्फेयर के नीचे ही आता है, मोहर डिसकंटिन्यूटी तो ऊपर जाता है, तो मोहर डिसकंटिन्यूटी पे ही तो सेकेंडरी वेव को खत्म हो जाना चाहिए था। तो वो 105 डिग्री कैसे बना रहा है? तो 105 डिग्री इसलिए बना रहा है क्योंकि मोहर डिसकंटिन्यूटी पे तो ये फिसल जा रहा है, लेकिन ये फिसल के वापस से इधर तो आ रहा है, क्योंकि इधर तो सॉलिड है, इधर तो वेव ट्रेवल करेगा, ट्रांसवर्स वेव, इसलिए ये 105 डिग्री तक पहुंचता है। इसलिए ये सेकेंडरी वेव जो है वो 105 डिग्री तक पहुंचता है, इसकी रेंज है। तो सबसे बड़ा शैडो जोन किसका हो गया? सबसे बड़ा शैडो जोन किसका हो गया? तो सबसे बड़ा शैडो जोन किसका हो गया? तो सेकेंडरी वेव का, सेकेंडरी वेव का, एस वेव का शैडो जोन सबसे ज्यादा होगा। सेकेंड नंबर पे शैडो जोन किसका होगा? तो प्राइमरी वेव का, प्राइमरी वेव का सेकेंड होगा, सेकेंड नंबर। और जीरो शैडो जोन किसका होगा? कोई शैडो जोन नहीं है, वो लव वेव का, सरफेस वेव का। और इन सब का मैंने रेंज बता दिया है 105 डिग्री तक। ये किसका डिस्टेंस है? सेकेंडरी वेव का है, प्राइमरी वेव का है और लव का है। 105 डिग्री तक तो तीनों मूव कर रहे हैं। और शैडो जोन का अगर तुम मेजरमेंट करोगे, तो शैडो जोन का मेजरमेंट अगर अपन करें तो ये 30 डिग्री किसका है? 105 डिग्री, 145 माइनस 105 तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री शैडो जोन किसका है? ये बस प्राइमरी वेव का है। तो सबसे कम किसका हो गया शैडो जोन? प्राइमरी वेव का, पी वेव का। सबसे ज्यादा क्या हो गया? 40 इधर, इधर का 5 50 35, 35 जोड़ 40, 75 डिग्री किसका हो गया शैडो जोन भाई? तो एस वेव का हो गया। इसलिए एस वेव का शैडो जोन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अगली क्लास वोल्केनिक एरप्शंस, वोल्केनो होगा और लैंडफॉर्म्स होगा। ठीक है, थैंक यू।